नमस्कार साथियों, ये हमारा इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और इस लेक्चर में हम 1853 से लेकर 1892 तक के अधिनियमों का अध्ययन करेंगे और इस हिसाब से ये लेक्चर अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1853 का चार्टर अधिनियम। अब ये 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, जो शब्द है चार्टर, चार्टर का अर्थ होता है कि इस पर हस्ताक्षर हुए हैं ब्रिटेन के महाराजा के, ब्रिटेन के क्राउन के, इसलिए अधिनियम कहलाया है क्या? चार्टर अधिनियम। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? प्रावधान पढ़ने से पहले ये अधिनियम क्यों लाया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। इस समय भारत पर शासन था लॉर्ड डलहौजी का। किसका शासन था बेटा? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये अधिनियम पारित हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे के पूरे अधिनियम पर लॉर्ड डलहौजी की फिलॉसफी का प्रभाव पड़ा ही होगा। तो कंपनी शासन में सुधार की मांग और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से ये अधिनियम पारित हुआ था। क्या है मेन चीज़? कंपनी के शासन में सुधार की मांग की जा रही थी। धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, भारत की जनता जागरूक होती जा रही थी और वह कंपनी के जो शासन पद्धति थी उसमें सुधार की लगातार मांग कर रही थी। और प्रशासनिक दक्षता मतलब जो प्रशासन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के अनुकूल हो, इसकी मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही थी। तीसरा था, यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था, क्योंकि इसके बाद बेटा आ जाएगा 1858 का अधिनियम, और 1858 का जो अधिनियम है ये 1857 की क्रांति के बाद आया था। और उसमें ये हुआ था कि कंपनी का जो शासन था वो भारत से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था और भारत का संपूर्ण प्रशासन ब्रिटेन की संसद के अधीन कर दिया गया था। इसीलिए ये जो 1853 का अधिनियम है इसको कहा जाता है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर। ठीक है, तो पृष्ठभूमि क्या है? इसमें साइकोलॉजी दिख रही थी। किसकी? लॉर्ड डलहौजी की। दूसरी चीज़ है, भारत की जनता जागरूक हो गई थी, इसलिए लगातार मांग कर रही थी प्रशासन में सुधार करने की। तीसरी चीज़ थी, ये ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया अंतिम चार्टर था। ठीक है, अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? सबसे पहला प्रावधान जो है वो ये है कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक्करण हुआ था। विधायी कार्य का अर्थ क्या होता है? विधायी कार्य का अर्थ होता है बेटा विधि निर्माण करना और उस विधि के अनुसार प्रशासन करना, ये होता है प्रशासनिक कार्य। तो विधायी कार्य अलग हुआ था किससे? प्रशासनिक कार्यों से। पहले क्या होता था? पहले वही लोग थे जो कानून का निर्माण करते थे और उसी निर्मित कानून के अनुसार शासन किया करते थे। लेकिन अब परिवर्तन हो गया था। अब विधायी कार्यों के लिए अलग लोग हो गए थे और प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग समुदाय हुआ था। ठीक है, तो पहली बार विधायी और कार्यपालिकीय कार्यों को अलग अलग किया गया। विधायी कार्य अलग हो गए थे और प्रशासनिक या कार्यपालिकीय कार्य अलग थे। इससे आधुनिक शासन प्रणाली की नींव पड़ी। ठीक है, अभी आप देखते होंगे जैसे भारत की संसद है, तो संसद क्या करती है? विधि का निर्माण करती है और प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं? उस विधि के अनुसार शासन करते हैं। तो अभी भी क्या है? विधायी कार्य प्रशासनिक कार्यों से अलग अलग है। तो इस सिद्धांत की नींव पड़ी थी बेटा कब? 1853 के अधिनियम में। ठीक है, उसके बाद दूसरा अहम चीज जो यहाँ पर है वो है केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद उसी तरीके से कार्य कर रही थी जिस तरीके से आज की संसद कार्य करती है। तो भारत के लिए 12 सदस्यों की केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों को यहाँ पर शामिल किया गया, अर्थात क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत भारत में हुई। जैसे आज के टाइम पर बेटा क्या होता है, लोकसभा में अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं लोकसभा में और फिर वही लोग कानून का निर्माण कर रहे हैं।
तो इस चीज़ की शुरुआत एक्चुअल में हो गई थी 1853 के अधिनियम से। क्या हुआ था इसमें ये हुआ था कि जो संसद है उसकी नींव पड़ी थी। भले आज संसद बहुत ही कहना चाहिए ब्रॉड हो, लेकिन उस समय 12 सदस्यों की एक केंद्रीय विधान परिषद बनी थी और ये जो 12 सदस्य थे ये भारत के अलग अलग प्रांतों से चुनकर आए थे। ठीक है, उसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। विधान परिषद कानून बना सकती थी। जो 12 सदस्यों की विधान परिषद है यही क्या करती थी, कानून का निर्माण करती थी। लेकिन उसे गवर्नर जनरल स्वीकृति आवश्यक थी और गवर्नर जनरल चाहे तो उसके पास वीटो का अधिकार भी था। मतलब इन 12 सदस्यों ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार था किसके पास, गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, तो ये है, विधान परिषद कानून बना सकती थी परंतु अंतिम निर्णय किसका होगा, गवर्नर जनरल का। और गवर्नर जनरल चाहे तो विधान परिषद के निर्णय का वीटो भी कर सकता था। क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम चौथा पॉइंट देखते हैं। बंगाल के लिए अलग प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, क्योंकि गवर्नर जनरल जो बैठा हुआ था बंगाल में, अब वो संपूर्ण भारत के प्रशासन की देखरेख कर रहा था। इसीलिए अकेले बंगाल पर फोकस करने के लिए एक अलग से प्रशासनिक व्यवस्था की यहाँ पर आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, तो बंगाल के प्रशासन हेतु एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। जैसे अब आप देखिए, प्रधानमंत्री हैं भारत के, बैठते कहाँ पर हैं, दिल्ली में। ठीक है, लेकिन दिल्ली के प्रशासन के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति भी कहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली में, लेकिन अकेले दिल्ली के प्रशासन के लिए क्या हो रहा है, अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हो रही है। तो ये व्यवस्था भारत में आई थी कहाँ से बेटा, 1853 के एक्ट से, जब बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। फिर अपन बात करते हैं बेटा कि विधि सदस्य का दर्जा। अब क्या है, भारत में जब अलग से कानूनों का निर्माण होने लगा है, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रकार के कानून यहाँ पर निर्मित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जरूरी है कि जो विधि सदस्य गवर्नर जनरल के पैनल में शामिल है उसे भी कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो विधि सदस्य या लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। पहले वो एक सामान्य सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब वह गवर्नर जनरल की परिषद का एक पूर्ण सदस्य हो गया। इसे विधायी कार्यों में विशेषज्ञता आई। विधायी कार्यों में विशेषज्ञता आने का अर्थ ये है कि अब इसकी बातों को सीरियसली लिया जाने लगा। पहले जो ये विधि सदस्य था ये एक अस्थायी सदस्य हुआ करता था गवर्नर जनरल की परिषद का, लेकिन अब जो है ये एक परमानेंट मेंबर हो गया और परमानेंट मेंबर हो जाने से इसकी बातों को गंभीरता से लिया जाने लगा और इसी कारण से विधायी कार्यों में विशेषज्ञता आई। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं 6वें अध्याय की, और 6वां अध्याय है हमारा सिविल सेवा में सुधार किया गया 1853 के एक्ट से। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति में नामांकन प्रणाली समाप्त हो गई। पहले क्या था बेटा, पहले नामजदगी का सिद्धांत लगता था, अर्थात किसी बड़े अधिकारी ने अगर ये घोषणा कर दी कि इस व्यक्ति का सिलेक्शन इस पद पर होना है तो वो हो ही जाता था। उसको कहते थे क्या, नामजदगी का सिद्धांत, अर्थात नामांकन प्रणाली। इस नामांकन प्रणाली को अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। ठीक है, तो नामांकन प्रणाली समाप्त हुई और उसके स्थान पर कौन सी प्रणाली आ गई, प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रणाली आ गई। अर्थात आज जो परीक्षा का पैटर्न है सरकारी नौकरियों का, उसकी नींव पड़ी है कब, 1853 के अधिनियम से। अर्थात यह आधुनिक भारतीय सिविल सेवा की नींव यहाँ पर पड़ी। क्लियर है। इसके बाद 7वां अध्याय है
कि कंपनी शासन समाप्त करने का अधिकार। अर्थात ये अधिकार अब मिल गया कि ब्रिटेन की संसद जब चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन भारत में है उसे समाप्त कर सकती है। ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है, किसी भी समय कंपनी का शासन समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। अब 8वां अध्याय है निर्देशक मंडल में परिवर्तन। ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कर दी गई बेटा कितनी? 18। पहले निर्देशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या हुआ करती थी कितनी? 24, लेकिन अब 24 से घटाकर कितनी कर दी गई बेटा? 18। इनमें से 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। मतलब इन 18 सदस्यों में जो 6 सदस्य थे वो ब्रिटेन के महाराजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। तो ये जो 8 अध्याय हैं, ये 8 अध्याय टोटल की पॉइंट्स हैं किसके? 1853 के चार्टर अधिनियम के। ठीक है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है। तो विशेषता क्या है इस 1853 के अधिनियम की कि भारत में प्रतिनिधि शासन अर्थात रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत का ये आधार बना। क्यों बना? क्योंकि विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई जिसमें 12 सदस्य थे और ये 12 सदस्य अलग अलग प्रांतों से चुनकर आए थे। आधुनिक विधायी प्रणाली की यहाँ पर नींव रखी गई। ठीक है। आधुनिक विधायी प्रणाली यही है कि लोकसभा के सदस्य अलग अलग प्रांतों से चुनकर आते हैं और सभी लोग लोकसभा में बैठकर विधि का निर्माण करते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1853 के इस अधिनियम से। प्रशासन में मेरिट आधारित भर्ती की शुरुआत हुई। अर्थात जो नॉमिनेशन पद्धति थी, नामजदगी का जो सिद्धांत था वो अब समाप्त हो गया और उसके स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। ठीक है। और ये एक अंतिम चार्टर था। क्यों? क्योंकि इसके बाद 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ और प्रशासन शुरू हुआ किसका? ब्रिटेन की संसद का। इसीलिए भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा भारत का वाइसरॉय। ठीक है। तो ये अंतिम चार्टर था और इसके बाद सीधे क्राउन का नियंत्रण स्थापित हो गया था 1858 में। ठीक है। तो कब का है ये अधिनियम? वर्ष 1853 का है। कौन था गवर्नर जनरल? इस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। मुख्य विशेषता क्या है बेटा इसकी? तो विधायी एवं कार्यपालिकीय शक्तियों का पृथक्करण हुआ। विधायी शक्ति अलग हुई किससे? कार्यपालिकीय शक्ति से। ठीक है। परिषद, केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई जिसमें 12 सदस्य थे। ठीक है। और ये 12 सदस्य भारत के अलग अलग प्रांतों से चुनकर आए थे। सिविल सेवा अर्थात नामजदगी के सिद्धांत के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम करके 18 हुई। महत्व क्या है? तो ये बेटा भारत का अंतिम चार्टर था और फिर 1858 में इसके स्थान पर क्या आ गया? कंपनी का शासन समाप्त हुआ और संपूर्ण प्रशासन ब्रिटेन की संसद के अधीन आ गया। क्लियर है बेटा इतना अच्छे से? ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट अधिनियम की तरफ चलते हैं। चलिए अब दूसरा अधिनियम है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 का ये जो अधिनियम आया था ये 1857 की क्रांति के बाद आया था। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? उसके पीछे व्यापक कारण है जो हम इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझना आपका बेहद ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता अंग्रेज़ी प्रशासन के तौर तरीक़ों से संतुष्ट नहीं थी, जिसमें सबसे अहम जो कारण था वो था डलहौजी की नीतियाँ।
और डलहौजी की नीतियों में सबसे अहम नीति थी व्यवगत का सिद्धांत, जिसके तहत डलहौजी ने भारतीयों की जो रियासतें हैं उनका अधिग्रहण करना शुरू कर लिया था। इसीलिए 57 की क्रांति हुई और 57 की क्रांति के बाद ऐसी क्रांति की भविष्य में कोई पुनरावृत्ति ना हो तो लाया गया क्या, 1858 का ये अधिनियम। और 1858 के इस अधिनियम के तहत कंपनी का जो शासन है वह भारत से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत का संपूर्ण प्रशासन ब्रिटेन की संसद के अधीन कर दिया गया। तो 1858 के इस अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है? 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन की कमजोरियां सामने आईं कि कंपनी अपने प्रशासन में कितनी ज़्यादा बेदखली एवं भ्रष्टाचार से ग्रसित थी। ये तमाम सारी चीज़ों के ऊपर ब्रिटेन की संसद का ध्यान आकर्षित हुआ। लॉर्ड पाल्मस्टन जो क्रांति के टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ये विधेयक पेश किया, परंतु उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद अंततः लॉर्ड डर्बी के समय ये विधेयक पारित हुआ। क्रांति के टाइम पर प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के पाल्मस्टन, लेकिन उनकी सरकार गिर गई थी, इसीलिए इसके बाद प्रधानमंत्री बने बेटा कौन, लॉर्ड डर्बी। तो लॉर्ड डर्बी के समय ये अधिनियम पारित हुआ था। 2 अगस्त 1858 को क्वीन विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम लागू हुआ, क्योंकि जो रोल भारतीय प्रशासन में राष्ट्रपति का है वही रोल या वही भूमिका ब्रिटेन की राजा और रानी निभाते हैं प्रशासन में। इसलिए भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था, जबकि ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। अर्थात वहाँ का प्रधानमंत्री तो जनता चुनेगी, लेकिन वहाँ के राजा और रानी आनुवांशिक तौर पर शासन करते रहेंगे। ठीक है, तो भारत में पूर्ण लोकतंत्र है और ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, इसीलिए इस अधिनियम पर अंतिम हस्ताक्षर किसके हुए थे, क्वीन विक्टोरिया के, और उनके हस्ताक्षर के बाद ये अधिनियम भारत में लागू हुआ। अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो कंपनी शासन को भारत से पूर्णतः समाप्त करना, क्योंकि कंपनी के ही प्रशासन के कारण भारत में क्रांति हुई थी। ठीक है, इसीलिए उसे समाप्त करना बेहद आवश्यक था। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित करना और 1857 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना, मतलब फिर से भविष्य में 1857 जैसी क्रांति ना हो, इसीलिए ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है, अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, तो सबसे पहला प्रावधान तो आपको अच्छे से मालूम होगा, और वो क्या है, कंपनी के शासन का भारत से अंत हुआ, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। मतलब भारत पर सीधे शासन स्थापित हुआ बेटा किसका, ब्रिटेन के महाराजा का। ठीक है, कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत सीधे ब्रिटेन की संसद या कहना चाहिए ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ठीक है, चलो दूसरा प्रावधान क्या था, भारत सचिव की नियुक्ति की गई। एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त हुआ जो ब्रिटेन की मंत्रिमंडल का सदस्य था, और वो ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में प्रदर्शन करता था किसका, भारत का। तो नया पद बनाया गया जिसका नाम हुआ क्या बेटा, भारत सचिव। ठीक है, सभी शक्तियां इसी के पास केंद्रित कर दी गई और यह ब्रिटिश संसद एवं मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक है, ब्रिटेन की संसद का भी सदस्य होगा तभी तो मंत्री बनेगा, और ये ऐसा व्यक्ति था जो मंत्री पद धारण करके भारत को संबोधित करता था, कहाँ, ब्रिटेन की संसद में, इसलिए भारत सचिव का पद यहाँ पर सृजित हुआ। नेक्स्ट है
भारत परिषद का गठन हुआ। तो अकेला एक व्यक्ति तो पूरे भारत की जानकारी रख नहीं सकता, इसलिए भारत सचिव को हेल्प करने के लिए भारत परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, तो भारत सचिव की सहायता हेतु 15 सदस्यों की एक परिषद की स्थापना हुई, जिसका नाम हुआ क्या? भारत परिषद। इसमें 8 सदस्य आते थे क्राउन के द्वारा, मतलब ब्रिटेन के जो महाराजा थे वो नियुक्ति करते थे कितने? 8 सदस्यों की, और 7 सदस्य कंपनी के निर्देशकों के द्वारा चुने जाते थे। 8 सदस्य कहाँ से आते थे? क्राउन से, और 7 सदस्य चुने जाते थे कंपनी के निर्देशकों के द्वारा। कम से कम 9 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा कर चुके हों। इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्य एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जो लगभग 10 वर्षों तक भारत में काम कर चुके हों। वे ही सदस्य बनते थे कहाँ के? भारत परिषद के। तो भारत सचिव की नियुक्ति हुई, और भारत सचिव को मदद देने के लिए नियुक्ति हुई किसकी? भारत परिषद की। क्लियर? नेक्स्ट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जो व्यवस्था थी उसको अब पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया। दोनों संस्थाएं पूर्ण तरीके से समाप्त कर दी गई, और सभी अधिकार किसको सौंप दिए गए? भारत सचिव को सौंप दिए गए। और भारत सचिव की मदद करने के लिए कौन था? भारत परिषद। और भारत परिषद में कितने सदस्य थे? 15। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेटा गृह सरकार। तो भारत सचिव और भारत परिषद मिलकर होम गवर्नमेंट या गृह सरकार कहलाए। कौन? भारत सचिव, और उसकी सहायता करने के लिए थी क्या? भारत परिषद। ये दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से क्या कहलाएं? गृह सरकार कहलाएं। ठीक है, फिर अब अपन बात करते हैं बेटा वित्तीय प्रावधान की। तो भारत सचिव और उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई। देखो, हैं सबके सब अंग्रेज। जो 15 सदस्य हैं भारत परिषद के वो भी अंग्रेज हैं, और भारत सचिव भी अंग्रेज है। चूंकि वो भारत के लिए काम कर रहा है, लेकिन बैठा हुआ है कहाँ? ब्रिटेन की संसद में, परंतु उसका वेतन दिया जाएगा कहाँ से? भारत के राजस्व से। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया की बात करें तो परिषद के निर्णय बहुमत से होता था, मतलब जो 15 सदस्य थे भारत परिषद में वो बहुमत से निर्णय लिया करते थे। भारत सचिव को सामान्य मत या वोट एवं बराबरी की स्थिति में कास्टिंग वोट देना या निर्णायक मत देने का अधिकार था। तो जो भी निर्णय होता था भारत परिषद का वो किस रूप में होता था? सामान्य, मतलब सामान्य बहुमत के आधार पर यहाँ पर निर्णय होता था। जैसे 15 सदस्य थे, तो इन 15 सदस्यों में से मान लो 8 सदस्य अगर किसी चीज के लिए तैयार हैं तो वो निर्णय हो जाता था। ठीक है, और कभी अगर ऐसी स्थिति आए कि आधे सदस्य तैयार हैं किसी मुद्दे के लिए और आधे सदस्य तैयार नहीं हैं, तो इस परिस्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता था किसे? भारत सचिव को। ठीक है, तो ये निर्णय प्रक्रिया होती थी किसमें? भारत परिषद में। ठीक है, और भारत सचिव और भारत परिषद मिलकर ही क्या कहलाती थी? गृह सरकार। ठीक है, फिर गुप्त संचार या सीक्रेट कम्युनिकेशन। तो भारत सचिव को अधिकार था कि वह गवर्नर जनरल को गुप्त आदेश भेजने और बिना परिषद को बताए भेज सकता था। भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, जिसको अब वाइसरॉय कहा जाने लगा था, उसके लिए वो चुपचाप संदेश भेज सकता था बिना परिषद को बताए। ऐसा अधिकार उसे दिया गया था। फिर शक्तियों का विभाजन भी यहाँ पर किया गया। ये भी एक अहम मुद्दा है कि इस पूरे के पूरे अधिनियम का में एक नई चीज शामिल हुई, और वो क्या था बेटा? शक्तियों का विभाजन। तो अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में परिषद की सलाह मानना अनिवार्य था, और अन्य मामलों में वह सलाह को अस्वीकार कर सकता था। ठीक है, कौन कौन से दो चीजें हैं? अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। मतलब अगर बात की जा रही है इकोनॉमी के बारे में, और यदि बात की जा रही है अखिल भारतीय सेवाओं में, अखिल भारतीय सेवा क्या होती थी?
जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति करती थी केंद्र सरकार और वे अधिकारी भारत के अलग अलग प्रांतों में जाकर सेवाएं देते थे। इन दो मुद्दों पर भारत सचिव अनिवार्य रूप से अपनी परिषद की बात सुनेगा, अन्य मुद्दों पर वो अपने परिषद की बात को रिजेक्ट भी कर सकता था। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल अब कहलाने लगा था क्या भारत का वाइसरॉय। ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि बन चुका था। पहले वो किसके अधीन होता था? ब्रिटेन की संसद के, लेकिन अब किसके अधीन हो गया ये? ब्रिटेन के सम्राट के। इसलिए गवर्नर जनरल अब कहलाने लगा क्या? भारत का वाइसरॉय। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बेटा नियुक्तियों की। तो उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सम्राट, भारत सचिव और भारतीय अधिकारियों में विभाजित हुआ। ठीक है, जो बड़े बड़े पद थे, बड़े बड़े अधिकारियों के, उनमें से कुछ अधिकारियों की नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट कर सकता था, कुछ की भारत सचिव और कुछ की अन्य अधिकारियों के द्वारा नियुक्ति की जा सकती थी। बहुत से विधायी सुधार भी इस अधिनियम में हुए, जैसे एडवोकेट जनरल और विधिक सदस्य की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाने लगी। कौन कौन से? एडवोकेट जनरल और विधिक सदस्य की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाने लगी। 1861 में जेम्स विल्सन ने पहला बजट प्रस्तुत किया। भारत का पहला बजट भी इसी अधिनियम के बाद प्रस्तुत हुआ था। और किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 भी पारित हुआ, जिससे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में समय समय पर हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे अधिनियम का महत्व क्या है कि भारत में कंपनी के शासन का पूर्ण तरीके से अंत हो चुका। ब्रिटिश क्राउन शासन की शुरुआत हुई, अर्थात भारत पर सीधा शासन करने लगे अब कौन? ब्रिटेन के महाराजा और रानी। प्रशासन अधिक केंद्रीकृत और नियंत्रित हुआ, क्योंकि पूरा प्रशासन किसके हाथों में आ गया? ब्रिटेन के क्राउन के। भारतीय प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके पहले ये पूरा नियंत्रण किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जो कि अब पूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, तो अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। कब का अधिनियम है? वर्ष 1858 का। कारण क्या था इस अधिनियम का? 1857 की क्रांति। मुख्य बदलाव क्या हुआ? कंपनी शासन यहां पर पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया। नया पद कौन सा सृजित हुआ? भारत सचिव। और भारत परिषद क्या है? 15 सदस्यों की एक परिषद है जो मदद करती थी किसकी? भारत सचिव की। ठीक है, तो 15 सदस्यों की भारत परिषद भी यहां पर गठित हुई। गवर्नर जनरल अब कहलाने लगा भारत का वाइसरॉय, क्योंकि गवर्नर जनरल कब बोलते थे? जब ये संसद के अधीन होता था या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोसर्वा होता था। लेकिन अब ये किसके अधीन हो गया? ब्रिटेन के महाराजा के अधीन, संसद के या क्राउन के अधीन। ठीक है, तो अब ये कहलाने लगा क्या? वाइसरॉय। तो क्राउन शासन की शुरुआत भारत में हुई। ठीक है, रुकना। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 1858 के अधिनियम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। अब अपन नेक्स्ट अधिनियम की ओर चलते हैं और वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए, इस लेक्चर का ये तीसरा अधिनियम है, जो कि है 1861 का अधिनियम। क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद भले क्रांति जो है आंशिक रूप से सफल रही हो, लेकिन 1861 की क्रांति के बाद जन जागरण बहुत तेजी से फैला था। और जब ये जन जागरण तेजी से फैला तो भारतीयों ने प्रशासनिक सुधार की मांग की। और अब वे सिर्फ सुधार से सहमत नहीं थे, अब जरूरी था कि प्रशासन में भारतीयों को भी शामिल करना। इसीलिए एक व्यापक जन आंदोलन फिर से उमड़ रहा था, जिसमें भारतीय मांग कर रहे थे कि अब प्रशासन में हमको भी हिस्सेदारी दी जाए। इसलिए लाया गया क्या? 1861 का ये अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने
प्रशासनिक सुधार और भारतीयों को शामिल करने की नीति को अपनाया। और क्यों अपनाया? क्योंकि भारतीय जनता इस प्रकार की मांग कर रही थी। इसे सहयोग की नीति या पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन या उदार निरंकुशता, बेनिवोलेंट डेपोटिज्म कहा गया। क्या बोला गया इस नीति को? यही नीति कहलाई सहयोग की नीति या पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन और उदार निरंकुशता की नीति अर्थात बेनिवोलेंट डेपोटिज्म कहा गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि भारतीयों को शासन में शामिल करना और विरोध को कम करना, ताकि प्रशासन सुलभता से हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को प्रशासन में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं? तो यही वो अधिनियम है जब भारत में संवैधानिक विकास का प्रारंभ हुआ था, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो इस अधिनियम से भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। कौन सा अधिनियम है बेटा? ये 1861 का अधिनियम। और इसी अधिनियम से क्या माना गया है कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीयों की भागीदारी बढ़ी कहाँ पर? प्रशासन में। पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में शामिल किया गया। गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर शुरू हुई। आपको तो क्या याद रखना है कि 1861 के अधिनियम से भारतीयों को प्रशासन में स्थान दिया जाने लगा। केंद्रीय कार्यकारिणी में परिवर्तन हुआ। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य 4 से बढ़कर 5 कर दिए गए और जो 5वां सदस्य था उसका विधिवेत्ता या कानून का ज्ञाता होना आवश्यक था। ठीक है, इन्हीं के डिस्कशन से बाद गवर्नर जनरल कोई ठोस निर्णय ले सकता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त विधान परिषद का यहाँ पर पुनर्गठन हुआ। अब विधान परिषद का पुनर्गठन हुआ तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य जोड़ने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल चाहे तो अपनी परिषद में 6 से लेकर 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है और कम से कम आधे गैर सरकारी सदस्य हो सकते हैं जिनका कार्यकाल होता था 2 वर्षों का। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य का अर्थ होता है कि वे किसी भी क्षेत्र से चुनकर आ सकते थे, वे सरकार का हिस्सा हो अथवा ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 6 से लेकर 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है जिसमें कम से कम आधे कैसे हों? गैर सरकारी सदस्य। और वही गैर सरकारी सदस्य एक्चुअली भारतीय होते थे, क्योंकि भारतीय लगातार मांग कर रहे थे प्रशासन में शामिल होने की। विधायी शक्तियां, तो भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। मतलब जो भारत परिषद अपन ने पढ़ी थी 1858 के अधिनियम में, जो कि भारत सचिव को सहायता देती थी, उसको अब बना दिया गया क्या? विधायी संस्था। और पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया किसे? विधायी शक्तियां, या पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है किसे? भारत परिषद के लिए। और यही वो 15 सदस्यों की भारत परिषद है जो मदद करती थी किसकी? भारत सचिव की। गवर्नर जनरल की शक्तियों की यदि बात करें तो परिषद के निर्णय का वह वीटो कर सकता था। मतलब इन सदस्यों ने अगर कोई निर्णय लिया है तो गवर्नर जनरल उनके निर्णय को दरकिनार करके अपने निर्णय को लागू कर सकता था। आपातकाल की स्थिति में बिना परिषद की अनुमति के गवर्नर जनरल अध्यादेश भी जारी कर सकता था। तो यहाँ पर एक नया शब्द आया बेटा, कौन सा? अध्यादेश। अध्यादेश वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में उल्लिखित है, जो ये कहता है कि जब संसद विश्रांति काल में हो, विश्रांति काल का अर्थ क्या होता है? लोकसभा जब नहीं लग रही हो और देश में अगर कोई आपात स्थिति आ गई हो तो उस समय भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसकी उपयोगिता पूर्ण तरीके से संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होती है। और इस चीज की शुरुआत 1861 के इस कानून से ही हुई है। प्रांतों की शक्तियां, ठीक है, उस समय भारत विभाजित था प्रांतों में,
तो प्रांतों में जो सरकारें थी उनको भी शक्तियां दी गई। तो बंबई और मद्रास को पुनः विधि निर्माण का अधिकार मिला। पहले पूरे भारत के लिए कानून बनाता था कौन? बंगाल की सरकार। लेकिन अब बंबई और मद्रास को फिर से विधि का निर्माण करने का या कानून निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम प्रांत जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं उसे 1886 में, और पंजाब को 1897 में विधान परिषद की स्थापना हुई। विधान परिषद मतलब जो स्टेट के लिए कानून बनाएगी, जिसको हम विधान सभा कह सकते हैं आज की। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय पर गठित हुई, जो उस प्रांत के लिए कानून का निर्माण करती थी। ठीक है, तो प्रांतों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया कब? 1861 के अधिनियम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर लागू हुई क्या? पोर्टफोलियो प्रणाली। मतलब अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग का कार्यभार सौंपा जाने लगा। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो इस समय भारत के वाइसरॉय थे ने शुरुआत करी, अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को दिए गए, और इसी से आधुनिक मंत्रिमंडल प्रणाली की नींव पड़ी, क्योंकि अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग इसके तहत दिए जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं बेटा प्रशासनिक शक्तियों की। तो गवर्नर जनरल को नए प्रांत बनाने, सीमाएं बदलने एवं गवर्नर व लेफ्टिनेंट गवर्नरों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल चाहे तो अलग अलग क्षेत्र को परिवर्तित कर सकता है प्रांतों में, वर्तमान प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और अगर उसको लग रहा है कि किसी प्रांत का प्रशासन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो वो उस क्षेत्र में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकता था। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? केंद्रीय प्रभुत्व। केंद्र को वित्त, सेना, डाक, तार आदि व्यवस्थाओं का अधिकार दिया गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रशासनिक क्षेत्र था वो क्या था? वित्तीय व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, ये सब किसके अधीन कर दिया गया? केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट विषय हैं वो प्रांतों को दे दिए गए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय हैं वो किसको दे दिए गए? केंद्र को। ठीक है, तो इस 1861 के अधिनियम का महत्व क्या है? तो भारत में विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को पहली बार भागीदार बनाया गया। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था की गई, क्योंकि पहले सारे कानून एक केंद्रीय व्यवस्था के तहत बंगाल में बैठकर या ब्रिटेन में बैठकर बनते थे, लेकिन अब मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो एक नई व्यवस्था आई, और वो कौन सी है? विकेंद्रीकरण की व्यवस्था। आधुनिक कैबिनेट प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत हुई। क्यों हुई शुरुआत? क्योंकि यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम लागू हुआ, अर्थात अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय बांटा गया। ठीक है, अर्थात प्रशासन में लचीलापन आया और व्यापक रूप से यहाँ पर सुधार देखने के लिए मिला। तो जल्दी से अपन इस अधिनियम को रिवाइज कर लेते हैं। किस वर्ष का अधिनियम है ये? 1861 का। कौन सी नीति इस पर लागू हुई? तो नीति लागू हुई कौन सी? सहयोग की नीति। प्रमुख बदलाव क्या हुआ? तो भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी दी गई। गवर्नर जनरल चाहे तो अपने सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक बढ़ा सकता था। विशेषता क्या है? तो इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, अर्थात भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत भी हुई, क्योंकि जो प्रांत थे, प्रांतों को अपने क्षेत्र के लिए अलग से कानून निर्माण करने के अधिकार दे दिया गया, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समय पर कहना चाहिए विधायी परिषदों की नियुक्ति हुई, जो अपने क्षेत्र के लिए अलग अलग कानून का निर्माण करती थी। तो आज इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे 1909, 1919 और 1935 का अधिनियम
अपन आगामी क्लासों में देखते हैं। थैंक यू।